हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो, तो इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी जो डीपीएसपी है, इस डीपीएसपी के आलोचना को पढ़ा था। अब हम डीपीएसपी का महत्व पढ़ने जा रहे हैं, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व का महत्व क्या है। ठीक है, तो ये हमारा अगला टॉपिक है। तो चलिए इस अगले टॉपिक को हम समझ लेते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का महत्व क्या है। तो मेरे बच्चों, अगर हम राज्य के नीति निदेशक तत्वों के महत्व के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो महत्व है वो यही है कि जो भारत में सरकार है हमारी, है ना, भारत में जो सरकार है, अगर ये सरकार जनता के लिए कल्याणकारी कार्यों को करना चाहती है, कल्याणकारी कार्य करना चाहती है, तो इन कार्यों का जो आधार है ना, इन कार्यों का जो आधार है वो आधार हमारा डीपीएसपी है। यानी मिला जुला करके अगर मैं आपसे कहूं तो मैं सीधे सीधे शब्दों में आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारी भारत सरकार हमारे राज्यों को कल्याणकारी राज्य बनाना चाहती है तो उस कल्याणकारी राज्य को बनाने का जो आधार होगा कि कैसे बने हमारा राज्य कल्याणकारी, उसका आधार होता है डीपीएसपी। ठीक है, क्योंकि डीपीएसपी में एक कल्याणकारी राज्य के लिए समस्त बातों को उल्लिखित किया गया है, लिखा गया है कि एक राज्य कल्याणकारी कैसे बन सकता है। ठीक है, तो पहला सबसे बड़ा महत्व यही देखने को मिलता है। अगर दूसरे महत्व के बारे में बात करें तो देखिए, समाज में सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक और आर्थिक रूप से अगर हमें लोकतंत्र लाना है या लोकतंत्र की स्थापना करनी है तो आप इस लोकतंत्र की स्थापना एक व्यवस्थात्मक रूप में कैसे कर सकते हैं, आप डीपीएसपी के स्रोत से कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की अगर आप स्थापना करना चाहते हैं तो डीपीएसपी भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने में मदद करता है, सहायता करता है। ठीक है, और अगर हम इसके तीसरे महत्व के बारे में बात करें तो इसका तीसरा महत्व ये है कि डीपीएसपी जो होती है ये राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है ना, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व यानी जो डीपीएसपी है, ये नीति के अतिवाद से रक्षा करती है, नीति के अतिवाद से रक्षा करती है। ठीक है, और इनके कारण सरकार बदल जाने पर, इनके कारण सरकार बदलने पर भी नीति निरंतरता है ना, नीति की निरंतरता कायम रहती है। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। लिखा हुआ है कि राज्य के डीपीएसपी नीति के अतिवाद से रक्षा करते हैं। ठीक है, नीति के अतिवाद से रक्षा करते हैं और सरकार बदलने पर भी नीति की निरंतरता कायम रहती है। इन सभी बातों का एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे बाई द वे एक एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं कि वर्तमान समय में अभी भाजपा की सरकार है। भारत में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। ठीक है, वर्तमान समय में भाजपा यानी बीजेपी की सरकार है। अब बीजेपी ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत एक नीति लागू कर देता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो हमारे क्या नाम है, जैसे आर्टिकल 47 में एक बात लिखी गई है कि नागरिकों को पोषक आहार देना, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना और शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की उत्पत्ति की बिक्री पर रोक लगाना। चलो ठीक है, ये चीज़ आपके आर्टिकल 47 में लिखा गया है। और आर्टिकल 47 किसके तहत आता है? आर्टिकल 47 आता है डीपीएसपी के तहत। अब भाजपा सरकार ने डीपीएसपी डीपीएसपी के आर्टिकल 47 को ध्यान में रखते हुए भाजपा एक नीति भारत में लाती है। कौन सी नीति लाती है? वो आर्टिकल 47 को लागू कर देती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद नेक्स्ट चुनाव हुआ। अब चुनाव में भाजपा की सरकार बदल गई। ठीक है, अब भाजपा की सरकार नहीं रही है, मान लेते हैं कि अब आ गया है कांग्रेस सरकार। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं
तो अब कांग्रेस सरकार, ये जो नीति भाजपा ने लागू किया है, अब कांग्रेस सरकार इस नीति को नहीं बदल सकती है, ठीक है, इस नीति को नहीं बदल सकती है। तो वही चीज़ ये है। देखिए उसके पीछे जो सबसे बड़ा लॉजिक है वो यही है कि जो जनता है, अगर जनता को किसी नीति से लाभ हो रहा है और जनता के फेवर में वो नीति है, और कोई दूसरी सरकार यदि उस नीति को बंद करती है या उसका उल्लंघन करती है, तो ऐसे परिस्थिति में जनता के बीच में उस सरकार की एक विपरीत छवि बनती है, एक विरोधाभासी छवि बनती है, जो कि उचित नहीं होती है किसी भी सरकार की पार्टी के लिए। इस वजह से हर परिस्थिति में जो नीतियां जनता के लिए एक सरकार लागू कर देती है, जब दूसरी सरकार आती है तो ऐसा नहीं है कि उन नीतियों को जो जनता के हित में की गई हैं उनको परिवर्तित कर दिया जाए, ठीक है। तो ये जो तीसरा महत्व आप देख रहे हैं वो यही है कि अगर डीपीएसपी की किसी नीति को लागू कर दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि सरकार बदलने के साथ ही उस नीति को भी बदल दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं मनरेगा पिछले सरकार में बनाई गई थी और उसके बाद वर्तमान समय के सरकार में भी मनरेगा का नीति चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका तीसरा है। अभी हम इसके अगले महत्व के बारे में बात करते हैं। तो देखिए चौथी चीज़, डीपीएसपी के द्वारा आप सरकार का मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी में जो बातें कही गई हैं, जो आर्टिकल्स में बातें व्यक्त हैं, उन बातों के आधार पे आप किसी सरकार का मूल्यांकन कर सकते हैं कि सरकार ने हमारे लिए नया काम क्या किया, नया कदम क्या उठाया, है ना। तो डीपीएसपी का महत्व क्या है, डीपीएसपी का एक यूज क्या दिखाई दे रहा है कि हम सरकार का क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। डीपीएसपी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। और जब हम मूल्यांकन करेंगे तो मतदान के लिए हमें अपना कैंडिडेट चुनने में, कैंडिडेट को हिंदी में वो क्या कहते हैं, प्रत्याशी या सदस्य, हमें अपना प्रत्याशी जो है उसका चुनाव करने में सहजता होगी। और इस दृष्टिकोण से अगर हम किसी प्रत्याशी को चुनते हैं तो वह प्रत्याशी एक जाति विशेष, एक समुदाय विशेष के लिए कार्य नहीं करेगा, और संभवतः वो सभी के लिए कार्य करेगा, है ना। ठीक, सेट है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो और पांचवी बात, डीपीएसपी में भारत का संविधान का दर्शन पाया जाता है। डीपीएसपी में क्या पाया जाता है, संविधान का दर्शन पाया जाता है, संविधान का दर्शन पाया जाता है। तो ये सारी बातें डीपीएसपी के महत्व की हैं, ठीक है। क्लियर हो गई सारी बातें। चलिए अब इसके बाद हम एक और फैक्ट समझते हैं, और जिसमें हम ये देखेंगे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व और जो मौलिक अधिकार हैं इनके बीच में क्या संबंध है या क्या अंतर है, ठीक है। तो चलिए इसको हम ना एक कॉलम के थ्रू समझते हैं। देखो कितना प्यारा बन गया ना, एकदम मस्त सा। चलो तो भाई इस साइड हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं यफार। यफार मतलब समझ रहे हो, नहीं, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट तथा डीपीएसपी में अंतर समझ रहे हैं, ठीक है, कि दोनों में क्या अंतर है। हालांकि अंतर और संबंध लगभग दोनों सिमिलरिटी यहाँ देखने को मिलेगी। तो एक तरफ हम बात कर लेते हैं डीपीएसपी की, इस साइड में मैं डीपीएसपी लिख रहा हूँ, ठीक है, और इस साइड में मैं एफआर लिख रहा हूँ, मतलब फंडामेंटल राइट लिख रहा हूँ। चलिए तो अब हम देख लेते हैं कि दोनों में क्या बातें कॉमन हैं या दोनों में क्या बातें अंतर है। पहली बात, अगर हम डीपीएसपी को लेकर के बात करते हैं तो डीपीएसपी का जो स्वरूप है ना, जो इसमें स्वरूप है, ये स्वरूप कैसा है, प्रधानतः सकारात्मक है, ठीक है। इसमें इसका रूप कैसा है, सकारात्मक है। प्रधानता कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि अनिवार्य तौर पे डीपीएसपी में जितनी बातें कही गई वो सारी बातें सकारात्मक है। सकारात्मक और नकारात्मक का यहाँ जो मतलब है वो ये है कि किसी बात को एग्री करना या मना करना। अगर किसी बात को मना किया जा रहा हो तो यहाँ उसका मतलब निषेधात्मक या नकारात्मक है, और अगर किसी बात को एक्सेप्ट किया जा रहा हो, किसी बात के बारे में पॉजिटिवली बात किया जा रहा हो तो उसे यहाँ पे सकारात्मक लेंगे, ठीक है।
तो देखिए, अगर हम डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं तो डीपीएसपी मुख्यतः, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं आप लोग इस चीज़ से कन्फ्यूज होंगे कि मैंने पूरी तरीके से उसको सकारात्मक ही मान लिया, मैं पूरी तरीके से नहीं मान रहा हूँ, का स्वरूप मैं प्रधानता कह रहा हूँ, ठीक है। मैं प्रधानता का मतलब मेनली, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे भाग भी हैं जो नकारात्मक भी हैं, तो ये सकारात्मक, ठीक है। तो अगर डीपीएसपी का स्वरूप देखेंगे तो प्रधानता इनका स्वरूप सकारात्मक है। वहीं अगर फंडामेंटल राइट का स्वरूप देखेंगे तो इसका अधिकतम जो स्वरूप है, ज़्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसका ज़्यादातर जो स्वरूप है ये स्वरूप निषेधात्मक है। कैसा है? निषेधात्मक है, यानी नकारात्मक है। और दूसरी चीज़ अगर आप डीपीएसपी में देखेंगे तो डीपीएसपी अप्रवर्तनीय है, ठीक है। डीपीएसपी कैसा है? अप्रवर्तनीय है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि राज्य की इच्छा पर लागू करता है, कि राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि डीपीएसपी को लागू करने दिया जाए या ना करने दिया जाए। अर्थात कुल मिला जुला करके डीपीएसपी लागू करने के लिए हमारी सरकार बाध्य नहीं है, ठीक है। हमारा जो प्रशासन है वो डीपीएसपी लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। तो डीपीएसपी अप्रवर्तनीय है, ठीक है। जबकि फंडामेंटल राइट जो होता है, मौलिक अधिकार जो होता है, ये प्रवर्तनीय है। मतलब सरकार बाध्य है हमारे मौलिक अधिकारों को रक्षा करने, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, है ना। तो मौलिक अधिकार लागू करती है हमारी सरकार, ठीक। तीसरी चीज़ अगर आप डीपीएसपी में देखें तो डीपीएसपी में ना सीमाएं नहीं लगाई गई हैं, किसी प्रकार की सीमाएं नहीं लगाई गई हैं, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की सीमाएं नहीं है। अगर वहीं हम बात करें तो आपको दिखाया गया था, आपको मैंने पीछे बताया था कि जो फंडामेंटल राइट हैं, कोई भी फंडामेंटल राइट पूरी तरीके से फ्री नहीं है। हर एक फंडामेंटल राइट पर एक सीमा लगी हुई है, एक लिमिट लगा हुआ कि इसी लिमिट तक आपको किसी मौलिक अधिकार का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 8 प्रकार की सीमाएं लगाई गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से फंडामेंटल राइट में सीमाएं हैं और डीपीएसपी में सीमाएं नहीं हैं, ठीक है। चौथी चीज़, अगर हम डीपीएसपी को लेकर के बात करते हैं तो डीपीएसपी में राज्य लागू नहीं करता इसको, ठीक है। देखिए, अगर डीपीएसपी के बारे में बात करें तो जब तक राज्य डीपीएसपी को लागू नहीं करता तब तक ये अपने आप निलंबित रहती हैं। यानी कह सकते हैं हम लोग कि अगर राज्य लागू करेगा तभी ये डीपीएसपी हमारे अस्तित्व में आएंगी, नहीं तो ये स्वतः ही कैसी रहती हैं? निलंबित रहती हैं। ये स्वतः निलंबित रहती हैं। अब स्वतः निलंबित क्यों रहती हैं भाई? जब लागू ही नहीं हुआ है तो इसका मतलब वो निलंबित ही तो हुआ। तो जब तक राज्य डीपीएसपी को लागू नहीं करता तब तक ये कैसी होती हैं? निलंबित रहती हैं, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल राइट के केस में आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फंडामेंटल राइट केवल विशेष परिस्थिति में, केवल विशेष परिस्थिति में ही फंडामेंटल राइट का आप निलंबन कर सकते हैं, ठीक है। केवल विशेष परिस्थिति में निलंबन कर सकते हैं। लेकिन अगर डीपीएसपी को देखोगे तो ये हमेशा निलंबित रहती ही है तब तक जब तक राज्य इसे लागू नहीं करेगा, ठीक है। पांचवी चीज़ देखिए, पांचवी चीज़ आप कह सकते हैं डीपीएसपी में कि डीपीएसपी जो चीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए एक नियमों का प्रतिपादन करती है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि संपूर्ण राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए ये एक निर्देश है, ठीक है। संपूर्ण राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए ये एक निर्देश है और यहाँ उस राज्य के प्रत्येक नागरिक का जीवन कल्याणकारी हो, गरिमापूर्ण हो, उसके लिए ये उनके अधिकार हैं, ठीक है। तो ये है हमारे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बीच में अंतर। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब हम देखते हैं कि डीपीएसपी जो है, इस डीपीएसपी में एक दूसरे से ये कैसे जुड़े हुए हैं। अब हम उन बातों पर बात कर लेते हैं, जैसे ये तो अंतर का हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारी जो डीपीएसपी है, ये डीपीएसपी का परस्पर जुड़ाव किस बात पे है, ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो डीपीएसपी है और जो फंडामेंटल राइट है यानी एफआर है, ये दोनों ना एक दूसरे की विरोधी नहीं है। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ये चीज़ तो पूरी तरीके से श्योर है क्योंकि अभी हमने अंतर देखा। तो ये दोनों से अलग है,
लेकिन ये विरोधी नहीं है आपस में, ठीक है, ये विरोधी नहीं है, जबकि हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, ठीक। तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट परस्पर अलग तो हैं, लेकिन ये विरोधी ना होकर के एक दूसरे के पूरक हैं। अब ये जो पूरक होने वाली बात है, हम कैसे जाने कि ये पूरक है, तो भाई आइए देख लेते हैं। 3-4 बिंदुएं हैं जिन बिंदुओं से पता लग जाएगा कि भाई जो डीपीएसपी है ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट जो है ये एक दूसरे के पूरक किस तरीके से हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है समझ जाना। देखिए मैं 2-3 बिंदुएं बताऊंगा, आप उन 2-3 बिंदुओं से बहुत आराम से जज कर पाएंगे कि वास्तव में डीपीएसपी जो होता है ये फंडामेंटल राइट के विरोधी ना होकर के एक दूसरे के पूरक हैं दोनों, ठीक है। कैसे? अब देखिए, अगर मैं फंडामेंटल राइट के बारे में बताऊं तो फंडामेंटल राइट क्या करता है मूल तौर पे, मुख्य तौर पे, तो फंडामेंटल राइट मुख्य तौर पे राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। फंडामेंटल राइट किस बारे में बताता है या किस चीज़ की स्थापना करता है, तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं तो डीपीएसपी जो है, यहीं पे अगर मैं डीपीएसपी के बारे में बात करूं, देखिए यहीं अगर मैं डीपीएसपी के बारे में बात करूं तो डीपीएसपी किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करती है, ये स्थापित करती है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करती है, आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करती है। और एक समाज में कितने प्रकार के लोकतंत्र होने चाहिए, वहाँ पे राजनीति से संबंधित भी होना चाहिए, सामाजिक लोकतंत्र भी होना चाहिए, आर्थिक लोकतंत्र भी होना चाहिए। अब ज़रा देखिए कि एक बेहतरीन समाज के निर्माण में ये 3 एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, ये 3 एलिमेंट होने चाहिए, राजनीतिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लोकतंत्र, ये तीनों होने चाहिए, तब जाकर के भारतीय लोकतंत्र कंप्लीट होता है। तो आप ज़रा देखो कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जब दोनों आपस में मिलेंगे तभी तो भारतीय लोकतंत्र पूरा होगा, तभी तो भारतीय लोकतंत्र पूरा होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, आप ये बात समझ पा रहे हैं कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, है ना, ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात जो आप लोग को बहुत परेशान कर रहा होगा वो यही होगा कि भाई आखिर राजनीतिक लोकतंत्र फंडामेंटल राइट कैसे स्थापित करता है। तो भाई मेरे, अगर आप फंडामेंटल राइट के सभी पॉइंट्स को पढ़े हुए हैं, सभी आर्टिकल्स पढ़े हुए ध्यान से, तो आपने देखा होगा कि उसमें सारी की सारी बातें जो लिखी गई हैं वो राजनीतिक से संबंधित बातें लिखी गई हैं, राजनीति शास्त्र से संबंधित सारी बातें हैं। और वहीं अगर आप डीपीएसपी में जितने आर्टिकल पढ़े हैं तो सारे आर्टिकल्स में सामाजिक मुद्दों पर बात की गई है, आर्थिक मुद्दों पर बात की गई है ना। तो इस तरीके से फंडामेंटल राइट जो होता है ये राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करता है और डीपीएसपी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करता है, और जब दोनों लोकतंत्र मिलते हैं तो वो भारतीय लोकतंत्र को पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब जरा देखिए दूसरा बिंदु, अब दूसरे बिंदु के तहत समझिए कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। देखिए फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ये दोनों ही जो अधिकार हैं ये किसी व्यक्ति के ही अधिकार हैं, ये दोनों किसको प्राप्त हैं, किसी व्यक्ति को ही प्राप्त हैं, ठीक है। इसमें केवल अवस्था का अंतर पाया जाता है, ठीक है, इसमें केवल अवस्था का अंतर पाया जाता है। अवस्था का अंतर पाए जाने का मतलब क्या है, इसका मतलब साफ साफ है कि डीपीएसपी हमें प्राप्त हो चुका है, जबकि ये भविष्य में प्राप्त होने की संभावना है, ठीक है, भविष्य में प्राप्त होने की संभावना है। और अब ज़रा देखो डीपीएसपी प्राप्त होने की संभावना है और मौलिक अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। दोनों ही बातें एक व्यक्ति को, फंडामेंटल राइट भी और डीपीएसपी भी, एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के योग्य बनाती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं कि फंडामेंटल राइट अभी है, लेकिन अगर डीपीएसपी भी मिल जाती है तो इस दशा में जो व्यक्ति की लाइफ है ये बहुत सिक्योर और बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे, आई होप।
समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, समझ में आया। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट में कि फंडामेंटल राइट में भी और डीपीएसपी में भी दोनों में संविधान का दर्शन पाया जाता है, संविधान का दर्शन पाया जाता है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो ये हैं फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की कुछ फैक्चुअल बातें। ठीक है, अब इसके बाद बहुत तगड़ा सा केस हमारे सामने आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त है, और वो क्या है, वो यही है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में विवाद। ठीक है, जहाँ से जनरेट होता है 9वीं अनुसूची का मुद्दा। ठीक, चलो देखते हैं। तो हेडिंग है थोड़ा डिज़ाइन हो लेकिन डीपीएसपी, मज़ा आ रहा डिज़ाइन में लिखते से। डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। चलो, तो डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट में विवाद। ठीक है, चलो, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट में विवाद कि दोनों में क्या विवाद है। ठीक है, और इसी विवाद से जनरेट होता है 9वीं अनुसूची का मुद्दा। ठीक है, चलिए, तो भाई साहब बात करें अपनी इस प्यारे प्यारे टॉपिक के बारे में। ठीक है, बोर हो जाते हो ना तुम लोग ऐसे पढ़ते पढ़ते हैं? हाँ, बोर तो हो जाते होगे, और वीडियो तो पूरी देखते नहीं होंगे, मुझे पता है। नहीं तो इससे पहले वाले क्वेश्चन वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे बीच में, अगर किसी ने पढ़ा होता तो स्वाभाविक है जवाब तो देता ही देता लेकिन पढ़ते ही नहीं होगे यार, क्या करोगे, बोरिंग नहीं लगता ना ऐसा थोड़ा पढ़ना। कोई नहीं यार, मैनेज करो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और क्या ही कर सकते हैं भाई। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, इसी पे काम कर लेते हैं। चलो देखिए, अब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या विवाद आया। देखिए, एक है आर्टिकल 39B, ठीक है, और एक है आर्टिकल 39C। ये 2 आर्टिकल हैं जिनको हमने डीपीएसपी में पढ़ा हुआ था। ठीक है, किसी को ध्यान है कि ये दोनों आर्टिकल में क्या बातें कहा गया? नहीं, चलो हम बता देते हैं। 39 की बी में कहा गया है कि देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, 39 बी में क्या कहा गया कि जो देश का संसाधन है, ये संसाधन देश हित में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, किस में प्रयोग करना चाहिए? देश हित में प्रयोग करना चाहिए। और जो सी में कहा गया है वो यही कहा गया है कि उत्पादन के साधनों का, जो उत्पादन करने वाले साधन हैं, इन साधनों का विकेंद्रीकरण रोकना चाहिए। ठीक है, विकेंद्रीकरण रोकना चाहिए। ठीक है, ये 2 बातें इन आर्टिकलों में हैं। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो संसाधन है, देश का जो संसाधन है वो जनहित में प्रयोग करना चाहिए। अरे यार, यहाँ जनहित होना चाहिए, सर, जनहित में प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ कहा जा रहा है कि जो संसाधन के, जो उत्पत्ति के संसाधन हैं, ठीक है, यानी जिससे संसाधन उत्पन्न होगा, ठीक है, तो यानी जो उत्पादन के साधन हैं उनका विकेंद्रीकरण करने से रोकना चाहिए। इसका पूरा मूल तौर पे आप मतलब समझिए। पहले देखो, इससे पहले हमारे समाज में चली आ रही थी एक सामंतवादी प्रथा। सामंतवादी प्रथा समझ रहे हैं आप लोग? सामंतवादी विचारधारा। सामंतवादी विचारधारा में मतलब ऐसा होता था कि एक सामंत होते थे जिनके पास बहुत ज़मीन होती थी, जिसे आप लोग जमींदार बेसिकली कहते थे, और वो ज़मीनें किसानों को दिया जाता था
है ना। किसान उनको लीज पर लेते थे और उसमें खेती बाड़ी करते थे और वो कुछ हिस्सा खेती बाड़ी का टैक्स के रूप में उनको देते थे, बाकी बचा कुछ अपने घर ले जाते थे। तो ये एक व्यवस्था थी जिसमें मजदूर वर्ग काफ़ी ज़्यादा परेशान था। ठीक है, तो अब ये दो आर्टिकल जो हैं, ये जो दो आर्टिकल लागू किए गए, तो ये आर्टिकल जब लागू किए गए तो ये एक्चुअल में ये जब आर्टिकल लागू किए गए तो ये आर्टिकल लागू करने में भूमि सुधार के कानून पारित किए गए। ठीक है, क्योंकि अगर ये दो आर्टिकल लागू करने हैं तो ये जो भूमि से रिलेटेड ये सामंतवादी वाला मुद्दा है, ये सामंतवादी मुद्दा कैसे हो सकता है यहाँ पे? क्योंकि अगर हम ये दो आर्टिकल लागू कर रहे हैं तो मेरे भैया ये दो आर्टिकल में यही तो कहा जा रहा है कि जो संसाधन है देश का वो संसाधन जनित में प्रयोग होना चाहिए और जो उत्पादन के स्रोत हैं, जो साधन है, उनका विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। अब जरा देखो, उत्पादन का स्रोत एक भूमि है, ठीक है, जैसे कृषि के मामले में उत्पादन का स्रोत भूमि है और ये भूमि किसके पास केवल है? सामंतवादी के पास है। तो सामंतवादों के पास जो जितने लोग सामंती लोग हैं, सामंती लोगों के पास हमारी भूमि केंद्रित हो गई कि नहीं होगी? ठीक है, और जबकि हम आर्टिकल 39B और 39C लागू कर रहे हैं, इस वजह से हमको भूमि सुधार के कानून पारित करने पड़े। ठीक है, अब हो गया यहीं पे लफड़ा जी। जब ये भूमि सुधार के कानूनों को पारित किया गया, क्यों पारित किया गया समझ में आ गया ना? अब देखिए, जब इनको पारित किया गया तो उसके बाद से लोगों के बीच में जो सामंतवादी लोग थे उनको ये चीज़ ठीक नहीं लगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जमींदार लोगों ने, किस लोगों ने भैया? जमींदार लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भैया इसके खिलाफ चुनौती दे दी। ठीक है, और उन्होंने किस आधार पे चुनौती दी? उन्होंने इस आधार पे चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट में जमींदारों ने चुनौती दे दी। और किस बेसिस पर वो लोग चुनौती दी? उन्होंने इस बेसिस पे चुनौती दिया कि भैया आपने ये जो कानून लागू किया है भूमि सुधार, ये जो भूमि सुधार का आपने कानून बनाया है, ये भूमि सुधार का कानून आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F एंड आर्टिकल 31 इन दो आर्टिकल्स में जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है इनका ये उल्लंघन करता है। ठीक है भाई, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F में यही तो लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति के अर्जन, व्ययन तथा धारण करने की स्वतंत्रता होगी। एंड 31 में लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जा सकता है ना। तो इसका मतलब ये है, ये जो दो मौलिक अधिकार हैं। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि सर जी ये दो तो भैया क्या नाम है 44वें संविधान संशोधन में ये तो बाहर कर दिए गए थे। ठीक है, जो 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया था उसके तहत इसको बाहर कर दिया गया था। हाँ मेरे बच्चे, बाहर कर दिया गया था, लेकिन ये कब की बात है? ये बात है 1951 के आसपास की। तो 78 में बाहर हुआ ना, इसका मतलब भी तो है ही। ठीक है, तो अब ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो भैया जमींदारों ने कहा कि हमारा ये मौलिक अधिकार है 19 क्लॉज 1F, 19 क्लॉज आर्टिकल 31। ठीक है, इसमें संपत्ति का मौलिक अधिकार हमको मिला हुआ है, तो आप हमारी भूमियों को भूमि सुधार के नाम पर हमसे छीन नहीं सकते, हमसे नहीं ले सकते, आप भूमि सुधार का कानून नहीं पारित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी बेसिस पर हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भूमि सुधार से संबंधित जो कानून थे उनको क्या किया? शून्य घोषित कर दिया, मतलब उनको शून्य कर दिया। अब मैं यहाँ शून्य वर्ड क्यों लिख रहा हूँ? अगर किसी को भी ध्यान होगा आर्टिकल 13 तो वो तुरंत समझ जाएगा। ठीक है, संविधान के लागू होने के पूर्व की कोई विधि है ना, यदि मौलिक अधिकारों का नहीं, ये भी आप देख लो कि यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है, तो वो जिस सीमा तक मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है उस सीमा तक अप्रभावी हो जाएगी। तो मेरे बच्चे, ये भूमि सुधार का जो कानून है वो इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है। तो मेरे बच्चे, इस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भूमि सुधार को यह कह कर के शून्य कर दिया कि भूमि सुधार आंदोलन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। ठीक है, अब फिर भारी समस्या, शून्य तो कर दिया,
लेकिन शून्य करने के बाद इस समस्या से बचने के लिए भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किया गया। ये जो इसी प्रकार का जो ये टकराहट वाली स्थिति पैदा हुई, ठीक है, जब टकराहट वाली स्थिति पैदा हुई कि हमने कोई कानून बनाया और वो मौलिक अधिकार के खिलाफ चला गया, तो इस समस्या से निदान के लिए हम भारतीय संविधान में पहली बार फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया। फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया 1951 में, ठीक है। ये पहला संविधान संशोधन किया गया और इस पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। और साथ ही उसके साथ ही आर्टिकल 31B जोड़ा गया, ठीक है। ये दो चीज़ें जोड़ी गई। 31st अमेंडमेंट में 1951 में पहली बार अमेंडमेंट हुआ भारतीय संविधान में और ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। और क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 31B में। अब देखिए आर्टिकल 31B में कहा क्या गया? आर्टिकल 31B में ये कहा गया कि भैया संसद, हमारी संसद जिन विषयों पर, हमारी संसद जिन विषयों को 9वीं अनुसूची में डाल देगी, अनुसूची में डाल देगी, उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? संविधान में संशोधन किया गया और संशोधन करके साफ साफ कह दिया गया हमसे, ठीक है, कि अगर हमारी संसद है ना, अगर हमारी संसद किसी भी विषय को 9वीं अनुसूची में अगर डाल देगी तो 9वीं अनुसूची के किसी भी मुद्दे पर फिर से सुनवाई नहीं की जाएगी। संसद ने जो बोल दिया वो बोल दिया, ठीक है। तो ये था 9वीं अनुसूची के का ये फर्स्ट अमेंडमेंट। अब हम जरा देखते हैं 9वीं अनुसूची को, ठीक है। 9वीं अनुसूची को अब हम जरा समझते हैं। देखें तो 9वीं अनुसूची की वर्तमान समय में परिस्थिति क्या है, आइए। रुकम बागवाजी बड़वा ही गोवा रुकम, चलो। देखें नौवीं अनुसूची की वर्तमान स्थिति, चलिए 9वीं अनुसूची की वर्तमान स्थिति क्या है, आइए देखते हैं, समझते हैं, बूझते हैं, जानते हैं। देखें आपको मैंने पीछे ही जगह जिक्र किया था कि अरे कि 1973 में, ठीक है, 1973 में केशवानंद भारती का एक केस गया, ये भी ज़मीनी विवाद में ही गया था, ठीक है। केशवानंद भारती का एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और यहीं इस केस के दौरान ही हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने या सुप्रीम कोर्ट ने संसद मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया था। क्या किया था? मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है। केशवानंद भारती केस जो कि संपत्ति के रेफरेंस में ही सुप्रीम कोर्ट में गया था। अब कोर्ट ने क्या किया कि यहाँ मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया, ठीक है। और यह कहा गया कि जितनी चीज़ें मूल ढांचे में आएंगी
मूल ढांचे की किसी भी बिंदु पर हमारी संसद कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है, कोई संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, यानी साफ साफ कह दिया हमसे, ठीक है, कि देखो भैया संविधान में जो चीज़ मूल ढांचा है, संसद मूल ढांचे के मामले में टांग नहीं अड़ा सकती, कुछ नहीं कर सकती, उस पर ना अमेंडमेंट कर सकती है ना कुछ कर सकती है। ठीक है, अच्छा अब ये मूल ढांचा है क्या, इसको डिफाइन कौन करेगा? तो समय समय पर मूल ढांचा क्या है, जब कोई विवाद हमारे न्यायालय में उठता है तो हमारे जजेस जो लोग हैं, जो जज लोग हैं, जो न्यायाधीश लोग हैं, वो इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक 1975 में और केस आया। 1975 में जो केस आया वो केस था राजनारायण का। ठीक है, राजनारायण केस 1975 में ये राजनारायण केस आया। ठीक है, और राजनारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनरावलोकन को न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब समझ रहे हो? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि अगर हमारा कोर्ट किसी एक मुद्दे पर बहस कर चुका हो, उस पर निर्णय लिया जा चुका हो, तो फिर से उस पर निर्णय लेने की प्रक्रिया न्यायिक पुनरावलोकन होती है। ठीक है, तो उस पर फिर से बहस करना है या उसको फिर से केस में प्रस्तुत करना, ये न्यायिक पुनरावलोकन है। ठीक है, तो ये जो राजनारायण जी का केस है जो 1975 में आया, इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनरावलोकन को कह दिया कि भैया ये मूल ढांचा है, ये संविधान का क्या है, मूल ढांचा है। तो अब बड़ी समस्या, अभी पीछे आर्टिकल 31 बी में कहा गया कि भैया देखो 9वीं अनुसूची में जो संसद ने जो भी प्रावधान जो विषय डाल दिए उसमें न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, सीधा सीधा कह दिया। लेकिन राजनारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कह दिया कि भैया पुनरावलोकन जो है, न्यायिक पुनरावलोकन, ये मूल ढांचा है। अब भैया मूल ढांचा में कोनो संशोधन कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता उसका। इसका मतलब अब न्यायिक पुनरावलोकन हर एक परिस्थिति में होगा, हर एक कोई करवा सकता है। ये मामला आ गया सामने। तो अब जरा देखिए कि बात का बिगड़ गई। देखिए तो अब क्या हुआ, इन्हीं तथ्यों के आधार पर ये जो पुनरावलोकन को मूल ढांचा घोषित कर दिया, इसी तथ्य के आधार पर 1981 में एक भैया है जिनका नाम है वामन राव। ठीक है, 1981 में भैया का नाम क्या है, वामन राव। अब भैया ने कहा कि देखिए 9वीं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए भैया। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये पहुंचे इसी मामले को लेकर के, न्यायिक पुनरावलोकन वाले को, ठीक है, इसी आधार पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कहा कि भैया जो 9वीं अनुसूची में कहा गया था कि जितनी भी चीज़ें हमारी संसद 9वीं अनुसूची में डाल देगा तो 9वीं अनुसूची की चीज़ों पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। तो भैया इसी बात को लेकर के वामन राव जी इन सब मुद्दों को देखते हुए कि 30B में लिखा गया है कि भैया न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, और फिर 75 में आपने कह दिया कि किया जा सकता है। तो अब फिर से जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो 9वीं अनुसूची में न्यायिक पुनरावलोकन को रोक लगाया गया था, अब क्योंकि वो मूल ढांचा है तो न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो, अब संविधान द्वारा संशोधित, ठीक है, संविधान संशोधित द्वारा भी संसद समाप्त नहीं कर सकती। ठीक है, यानी अगर हमारी संसद चाहे तो अब ये जो कानून बन गया है इसको समाप्त नहीं कर सकती है क्योंकि ये मूल ढांचा बन गया। ठीक है, तो बात समझ में आई इतनी? ठीक, अब ज़रा देखिए, अब उसके बाद एक और केस आया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में हमारे एक और केस गया, और ये केस किसका भी है, ये केस है IR, यार फुल फॉर्म मुझे भी नहीं पता है, IR कोहेलो। ठीक है, इनका नाम है IR कोहेलो, आप लोग थोड़ा देख लेना, सर्च कर लेना। और ये केस आया जी 2007 में सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, 2007 में, और 2007 में ये किस मामले में गया था, तो ये गया था 9वीं अनुसूची में। ठीक है, ये 9वीं अनुसूची के मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया। ठीक है, और इसकी संवैधानिकता पर विचार किया गया, फिर से इसकी संवैधानिकता
पर फिर से विचार किया गया, ठीक है। और अब की बार न्यायालय ने वामन राव केस में दिया, जो वामन राव केस था उस मतलब ये इसीलिए गया था कि ये जो आईआर कोहेलो साहब हैं, ये 2007 में सुप्रीम कोर्ट में इसी वजह से गए थे क्योंकि ये 2-3 बार हो चुका था। जैसे ये 31st अमेंडमेंट, सॉरी 31st कह रहा हूँ, फर्स्ट अमेंडमेंट करके जो 1951 में पहला अमेंडमेंट किया गया, उसके द्वारा कह दिया गया कि भैया देखो नवीन सूची में जो चीज़ है इनका पुनरावलोकन नहीं हो सकता है। फिर 75 में मूल ढांचे के सिद्धांत के दौरान ये क्या नाम है, क्या चीज़, हमारा जो न्यायालय है ये 1975 में न्यायिक पुनरावलोकन को मूल ढांचा घोषित किया। फिर वामन राव केस में 1981 में कहा गया कि भैया देखो जो ये क्या नाम है नवी अनुसूची में जुड़ी चीज़ें हैं उनका भी न्यायिक पुनरावलोकन होगा। तो अब ये मामला थोड़ा क्लियर कट एकदम समझने के लिए ये आईआर साहब फिर से चले गए, ठीक है। और जब आईआर साहब वहाँ गए तो फिर से 9वीं अनुसूची की जो संवैधानिकता वाली बात है उस पर विचार होने लगा। तो यहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सुनेंगे आप लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए हमने जो वामन राव केस में बात कही है वो पूरी तरीके से सही है। वामन राव केस में क्या कहा गया कि भैया 9वीं अनुसूची में न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। तो ये जो आईआर कोहेलो केस है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया वामन राव केस में जो मैंने कहा था वही बात यहाँ भी लागू होगी, यानी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ 2-3 बातें न्यायालय ने और निर्धारित कर दी, ठीक है। पहली बात एकदम स्पष्ट तौर पे कहा कि जो 9वीं अनुसूची है इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, ठीक है। पहली साफ साफ बात कह दी गई। दूसरी बात इसमें कह दी गई कि देखो 9वीं अनुसूची जो है, ठीक है, 9वीं अनुसूची में केवल उन्हीं विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन होगा, उन्हीं विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन होगा जो 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए हैं, इसका मतलब जरा समझिए। देखिए 1973 में ही तो मूल ढांचे का सिद्धांत आया, ठीक है। जो मूल ढांचे का सिद्धांत है ये कब आया, ये 1973 में आया। जबकि 9वीं अनुसूची कब बनी थी, 1951 में बनी। तो अब भैया देखो न्यायिक पुनरावलोकन का मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा था। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या का परमानेंट निस्तारण करते हुए कह दिया कि देखो 9वीं अनुसूची का न्यायिक पुनरावलोकन होगा, कोई दो राय नहीं है। वामन के राव केस में उन्होंने कंफर्म कर दिया, आईआर कोहेलो केस में भी कंफर्म कर दिया। और अब वो कह रहे हैं कि देखो भैया 9वीं अनुसूची में न्यायिक पुनरावलोकन होगा, इफ बट नहीं करना उस पर, लेकिन केवल उन्हीं विषयों का हम न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे जो विषय 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए हैं। यानी 24 अप्रैल 1973 के पहले जो विषय 9वीं अनुसूची में जोड़े जा चुके हैं उनमें न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, उन पर कोई सुनवाई नहीं होगी, ठीक है, क्लियर। और थर्ड बात कह दिया कि भैया 24 अप्रैल, वही बात अगेन कह दी, 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए केवल उन्हीं विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन होगा जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हैं, ठीक है। 9वीं अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद डाले गए केवल उन्हीं विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन होगा जो मूल ढांचे से संबंधित है। यानी दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि केवल उन्हीं विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन होगा जो 24 अप्रैल 1973 के बाद ऐड किए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जो 24 अप्रैल 1973 के बाद चाहे जो ऐड किया गया उन सभी का न्यायिक पुनरावलोकन होगा। उसमें भी एक शर्त है कि जितनी चीज़ें केवल मूल ढांचे से संबंधित हैं, केवल उन मूल ढांचे से संबंधित विषयों का ही पुनरावलोकन 24 अप्रैल 1973 के बाद वालों का होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बहुत ज़बरदस्त एंड इंटरेस्टिंग केस है, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हर एक परीक्षा में पूछी जाती है, ठीक है। तो आपकी परीक्षा में भी पूछी जाएंगी, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अरे यार हिल काहे जाते हो बाबू। चलिए
देखिए, तो अब बात ये आई, अब जो केसेस आ रहे हैं वो केसेस किस बेसिस पर है। देखिए, अब हमारे सामने जो केस है ना, देखिए अब हमारे सामने जो केस है वो केस किस बेसिस पे है। वो केस इस बेसिस पे है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी इन दोनों में किसकी वरीयता, मतलब दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है, ये ज़्यादा पावरफुल है कि ये ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं हम। देखिए, दो केसेस हैं, एक है चंपकम, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दोराई राजन केस, चंपकम दोराई राजन केस। दो, केरल शिक्षा विधेयक केस, ये दो केसेस हैं। ठीक है, और इन दो केसेस में ही मतलब ये डिफाइन किया गया कि डीपीएसपी को ज़्यादा वरीयता दिया जाए कि फंडामेंटल राइट को वरीयता दिया जाए। ठीक है, तो यहीं पे ये डिफाइन हुआ था। जस्ट अ सेकेंड गाइस, तो यहीं पे ये दोनों बातें को निर्णय दिया गया था। तो देखिए, जो चंपकम दोराई राजन का केस है ये आया था 1950 में, और यहाँ बताया गया था कि जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, ये डीपीएसपी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चंपकम दोराई राजन केस में साफ साफ ऐसा बताया गया। और केरल शिक्षा विधेयक जो केस आया, ये आया था हमारे सामने 1957 में, और 1957 में कहा गया कि फंडामेंटल राइट और जो डीपीएसपी है ये आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। ठीक, अब आपके पेट में तो चूहे काट रहे होंगे कि सर जी इन दोनों का मतलब तो बताओ पहले। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। फिलहाल आप ये दो फैक्ट ऐसे याद रखिएगा कि चंपकम दोराई राजन जो केस है 1950 में आया, उसमें फंडामेंटल राइट डीपीएसपी से ज़्यादा वरीयता उसको प्राप्त थी, जबकि केरल शिक्षा विधेयक केस जो आया 1957 में, उसमें फंडामेंटल राइट डीपीएसपी के इक्वल था। ठीक है, अब क्या है केरल विधेयक शिक्षा केस, सब पर बात करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं केरल शिक्षा विधेयक केस में। केरल शिक्षा विधेयक केस, ये कब आया था? 1957। ठीक है, 1957 में आया था। देखो, इस केस में हमारे न्यायालय ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हम लोग बोलते हैं समरस अर्थान्वयन सिद्धांत। ठीक है, परेशान हो रहे हो क्या है ये, अभी समझा देते हैं। ठीक है, तो समरस अर्थान्वयन का सिद्धांत दिया गया केरल शिक्षा विधेयक के तहत। ठीक है, और ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत एक बड़ी नन्ही सी बात कहता है। अच्छा, इस केस में क्या बताया गया कि भैया जो फंडामेंटल राइट है ये डीपीएसपी के बराबर है। ठीक है, तो स्वाभाविक बात है कि अगर वो आप रिजल्ट पहले से जान रहे हैं तो आप शायद सोच पा रहे होंगे कि ये सिद्धांत किस बेसिस पर होगा। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि देखिए, फंडामेंटल राइट जो है और हमारी डीपीएसपी जो है ये एक दूसरे के पूरक हैं। डीपीएसपी ये एक दूसरे के कैसे हैं मेरे बच्चों? पूरक हैं। ठीक है, तो जब भी राज्य हमारा, ये मैं इसी सिद्धांत के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं कुछ अपना लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, राज्य जब भी कोई अपनी नीति बनाएगा ना, तो वो इस नीति को बनाते समय इस बात का ध्यान रखेगा कि राज्य की नीति में फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे के विरोधी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके बीच में सामंजस्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया
कि समरस अर्थान्वयन का सिद्धांत क्या है। समरस अर्थान्वयन सिद्धांत के हिसाब से हमारे न्यायालय ने कहा कि देखिए जो फंडामेंटल राइट है ये डीपीएसपी की पूरक है, और राज्य जब अपनी कोई नीति बनाएगा, हमारा राज्य जब कोई अपनी नीति बनाएगा तो वो इस बात का विशेष ध्यान रखेगा कि उसकी नीति में कोई ऐसी बात ना आए जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को एक दूसरे के सामने टकराहट के मोड़ पे ला करके खड़ा कर दे। ठीक है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में एक अच्छा सामंजस्य होना चाहिए उनकी नीतियों में। ठीक है, देखिए अब 25वां संविधान संशोधन हुआ और ये हुआ 1971 में। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों का कि 24वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था और कब हुआ था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं पता, नालायक हो, पढ़ते नहीं हो, पता करो यार। देखो जो 24वां संविधान संशोधन है, 24वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जोड़ा गया था। ठीक है, याद आया। ठीक है, ये याद आया भैया कि नहीं याद आया? नहीं याद आया, ठीक तो याद कर लो यार। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जोड़ा गया था। कब की बात है ये? 1971 की बात है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, 25वां संविधान संशोधन देखिए जो कि 1971 की ही बात है। तो 25वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया? 25वें संविधान संशोधन के दौरान भैया हमारे संविधान में जोड़ दिया गया 31C। क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 31C, क्लॉज नहीं वो। ठीक है, और अब ज़रा देखो आर्टिकल 31C में क्या कहा गया। आर्टिकल 31C में कहा गया कि संसद अगर कोई कानून बनाता है, ठीक है, या संसद का कोई कानून अगर आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C ये क्लॉज हैं, क्लॉज भी क्लॉज सी, अगर संसद कोई कानून बनाए या संसद का कोई कानून 39 क्लॉज B 39 क्लॉज C के नीति निदेशक अगर इन आर्टिकलों को लागू करता है। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, 31C में क्या कहा गया? C यहाँ पे क्या कोई क्लॉज है? नहीं, ये पूरी तरीके से स्वतंत्र आर्टिकल है। तो 25वें संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ, उसके तहत क्या किया गया? 31C जोड़ा गया, आर्टिकल 31C जोड़ा गया। आर्टिकल 31C में क्या कहा गया कि अगर हमारा संसद कोई कानून बना करके आर्टिकल 39 क्लॉज B आर्टिकल 39 क्लॉज C को लागू करता है, ठीक है, लागू करता है, तो उस कानून को इस आधार पर अवैध नहीं घोषित किया जा सकता है कि वह आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 31 में उल्लिखित फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। देखो बात को बहुत विशेष गहराई समझो। अभी 1951 की बात थी। 1951 में एक कानून बनाया गया, भूमि सुधार कानून। भूमि सुधार कानून बनाया गया था वो इन दोनों को लागू करने के लिए। तो किसका सामना करना पड़ गया था फिर सामना करना पड़ गया था कि जो जमींदार लोग थे वो कोर्ट में जाकर के कहे कि ये दोनों को लागू करके जो भूमि सुधार कानून तो लोग लागू करते हो भैया, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 के तहत हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है भैया, तो ये नहीं लागू करेंगे हम लोग। अब उसके बाद फिर केशवानंद भारती केस आया तो मूल ढांचे का सिद्धांत आ गया, और मूल ढांचे के सिद्धांत में कह दिया गया भैया कि न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। हालांकि एक जुगाड़ निकाला गया था कि क्या करें हम लोग, 9वीं अनुसूची में डाल देंगे और कह देंगे कि 9वीं अनुसूची का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। लेकिन फिर केस गया तो कहा गया कि भैया न्यायिक पुनरावलोकन 9वीं अनुसूची का भी हो सकता है। तो अब ये पूरी तरीके से ये लागू हो नहीं पा रहा था ढंग से, ठीक है। 39 क्लॉज B 39 क्लॉज C। तो अब संसद ने बुद्धि लगाई, संसद ने कहा गया कि संसद ने एक नया आर्टिकल बना दिया। संसद ने क्या किया? एक नया आर्टिकल बना दिया संविधान संशोधन करके कि आर्टिकल 31C, उसमें लिख दिया कि अगर संसद 39 क्लॉज B 39 क्लॉज C अगर लागू करता है तो कोई भी माई का लाल इन दो आर्टिकल को यह कह करके बंद नहीं कर सकता है, यह कह करके उसको लागू करने से रोक नहीं सकता है कि आर्टिकल 14, 19 और 31 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यानी कि इन आर्टिकलों के बेस पे अब इस आर्टिकल को अगर लागू किया जा रहा है तो उसको लागू करने से कोई नहीं रोक सकता, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, ये कह दिया गया। अब उसके बाद
ये बात 1971 की है। अब 1973 जब केशवानंद भारती के केस में सुनवाई चल रही थी तो वहाँ इसकी भी बात आई, क्योंकि वो संपत्ति से जुड़ा हुआ केस था। ठीक है, केशवानंद भारती का जो केस था वो केशवानंद भारती कोई महंत थे और कोई एक मठ वठ था, वो भी बहुत सारा ज़मीन था, तो भूमि सुधार के तहत सरकार उसको अर्जित कर रही थी, तो वही सब मामला था, तो उसको लेकर के पहुँचे। तो केशवानंद भारती केस में ये जो 31C था इसको सही घोषित कर दिया। केशवानंद भारती केस जो 1973 में आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो संसद ने आर्टिकल 31C बनाया ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, वो पूरी तरीके से सही है। ठीक, और 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 वाला, इस 1976 में आर्टिकल 31C में संशोधन करके सभी निदेशक तत्वों को फंडामेंटल राइट पर वरीयता दी। ठीक है, सभी फंडामेंटल राइट पर वरीयता प्रदान कर दी। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में करके ये जो 31C है इसमें संशोधन करके निदेशक तत्वों को एफआर पर वरीयता दी, फंडामेंटल राइट पर वरीयता दी। ठीक है, अब एक और नन्हा सा केस है जो कि इसी 31 से रिलेटेड है, उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद एक बहुत खतरनाक जो सिविल यूनिफॉर्म केस चल रहा ना वर्तमान समय में, उसी से रिलेटेड मुद्दा है। तो मिनर्वा मिल्स केस, इम्पोर्टेंट है ये सारे केस यार। ठीक है, जो मतलब स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन जैसे एसएससी पीसीएस उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि मिनर्वा मिल्स केस किससे संबंधित है, या उनका सन पूछ लेता है, या केशवानंद भारती किससे रिलेटेड है, ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ देखो मिनर्वा मिल्स केस जो कि 1980 की बात है। ठीक है, इस केस में क्या कहा गया, इस केस में न्यायालय ने 42वां जो संविधान संशोधन था, इस 42वें संविधान संशोधन के हिस्से को रद्द कर दिया। ठीक है, न्यायालय ने 42वें संशोधन के इस हिस्से को रद्द कर दिया, जिसके कारण, कौन से हिस्से को रद्द कर दिया, जिस हिस्से के कारण आर्टिकल 31C अपनी पुरानी स्थिति में आ गया। नहीं समझ पाया आप लोग, मैंने लाइन ही गलत बोल दिया जी, तो कहाँ समझेंगे। देखिए, मिनर्वा मिल्स केस जो है, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में ये सुप्रीम कोर्ट में गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत आर्टिकल 31C ऐड किया गया था, इस आर्टिकल में, ठीक है, ये जो आर्टिकल 31C है, इस आर्टिकल में ये 25वें आर्टिकल के द्वारा 25वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और 42वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 31C में संशोधन करके नीति निदेशक तत्वों को फंडामेंटल राइट पर वरीयता दी थी। ठीक है, कि मतलब देखो कि ये जो 31, अब आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे क्या कह दिया गया है कि भैया देखो, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, 19 और 31 के बेसिस पर आप जो DPSP है, जो नीति निदेशक तत्व है ना, उसके आर्टिकल 39B और C को बंद नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर चढ़ करके ही तो ये बात बोली जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मान्यता किसको ज़्यादा मिल रही है, वरीयता किसको मिल रही है, ऑफकोर्स DPSP को मिल रही है। तो वही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 31C के द्वारा, है ना, 31C के द्वारा फंडामेंटल राइट पर क्या नाम है यार, हाँ, फंडामेंटल राइट पर नीति निदेशक तत्वों को वरीयता दी गई। ठीक है, अब देखें तो मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया कि देखो, ये जो 42वां संविधान संशोधन करके फंडामेंटल राइट पर DPSP को जो वरीयता दी गई थी, उस हिस्से को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट भैया हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो 42वां संविधान संशोधन के दौरान आपने आर्टिकल 31C में, है ना, संशोधन किया और सभी नीति निदेशक तत्वों को फंडामेंटल राइट पर वरीयता दे दी। ठीक है, नीति निदेशक तत्व को वरीयता दी, किस पर दी, फंडामेंटल राइट पर। तो मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भैया ये हिस्सा गलत है।
ठीक है, कि आप 31C में संशोधन करके नीति निदेशक तत्व को फंडामेंटल राइट पर आप वरीयता नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने इसको शून्य घोषित कर दिया। तो आर्टिकल 31 अपनी पुरानी स्थिति में चला गया। ठीक है, और मिनर्वा मिल्स केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देखिए जो फंडामेंटल राइट है और जो डीपीएसपी है, फंडामेंटल जो राइट है और जो डीपीएसपी है यानी नीति निदेशक तत्व हैं, इनके बीच संतुलन होना चाहिए। इनके बीच क्या होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए। और संतुलन को मूल ढांचा घोषित कर दिया। संतुलन को क्या कर दिया? मूल ढांचा घोषित कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब किसी दशा में कोई ऐसा कानून नियम नहीं बन सकता है जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच किसी भी बात को लेकर के विवाद पैदा करता हो। ठीक है, किसी भी बात को लेकर के अगर वो विवाद पैदा करेगा तो ऐसी परिस्थिति में वह विवाद ऑटोमेटिक से समाप्त हो जाएगा। वह कोई ऐसा नियम कानून बन ही नहीं सकता अब जो दोनों के बीच में विवाद पैदा करे, क्योंकि दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए और ये संतुलन मूल ढांचा बन गया और मूल ढांचा तो कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, तो ये है डीपीएसपी की कहानी। अब आप लोग परेशान हो गए होंगे कि फाइनली अभी क्या है वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय के बारे में अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। एक दूसरे के क्या माने गए हैं? पूरक माने गए हैं। ठीक है, और दूसरी बात 39B और C का क्या हुआ क्लॉज? तो भैया 39 क्लॉज B 39 क्लॉज C। ठीक है, इन दोनों के निदेशक तत्वों को, ये जो दोनों निदेशक तत्व हैं, निदेशक तत्व के अंतर्गत आ रहा है, तो ये जो दोनों डीपीएसपी है, इस डीपीएसपी को आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 ठीक है पर वरीयता दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 19 और 14 के फंडामेंटल राइट पर इनको वरीयता दी गई है। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि अब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ठीक है के बीच जो संतुलन की स्थिति है, इस संतुलन को मूल ढांचा घोषित कर दिया गया है। क्या घोषित कर दिया गया है? मूल ढांचा घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये रहा डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट के बीच में डिबेट। ख़त्म हुआ डीपीएसपी। अगर कोई बात समझ में नहीं आएगी ना तो एक बार पहले नोट्स पढ़ लेना। एंड नोट्स आपको कहाँ मिलेगा? नोट्स मिलेगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम के किस नाम पर? तो भैया यूपीएससी। मैं लिख के बता रहा हूँ, मिट जा बाबू। तो जो चैनल है हमारा, वो चैनल किस नाम से है? तो चैनल है UPSC। ठीक है, तो ठीक है, मोड यूपीएससी नाम से टेलीग्राम पर चैनल है। वहीं आपको सारे नोट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नोट्स मिलेंगे। आप एक बार लाइन टू लाइन नोट्स पढ़ लीजिएगा और फिर वीडियो देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। क्या करेंगे मेरे बच्चे? कमेंट करेंगे। ठीक है, और मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बात को और क्लियर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बाकी पढ़ते रहो। अब देखो, आप दिल्ली के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में अगर आकर के पढ़ेंगे तो जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ आप सेम पढ़ने को पाएंगे। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा फीस दिए रहेंगे तो वोकल टाइट रहेगा, या बिना फीस दिए रहे पढ़ रहे हैं तो वोकल टाइट नहीं हो पा रहा होगा। तो बस वही एक चीज़ मिलेगी, बाकी आपको कंटेंट एकदम सेम टू सेम मिलेगा। ठीक है, तो पढ़ लो यार। ठीक है, थोड़ा टाइम निकाल करके पढ़ लो। अच्छा ठीक है, मैं बकवास बहुत कर रहा हूँ। जय हिंद, नमस्कार।